आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रारंभ में हमने आपको बतलाया था कि किस तरह से एथेंस के लोकतांत्रिक शासन द्वारा प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया और उस मृत्युदंड से व्यथित प्लेटो के मन में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रति नफरत पैदा हो गई और प्लेटो के मस्तिष्क में यह कल्पना जागृत हुई कि एथेंस का यूनान का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक कि शासन की बागडोर विवेक प्रधान दार्शनिक राजाओं के हाथ में नहीं आ जाती। जब तक दार्शनिक शासक नहीं हो जाते तब तक एथेंस का यूनान का कल्याण संभव नहीं है। इसी कल्पना के आधार पर उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की रूपरेखा निश्चित की जिसमें शासन की बागडोर दार्शनिक राजाओं के हाथ में होगी और इसी कल्पना के आधार पर वह अपने आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्लेटो का आदर्श राज्य निर्मित नहीं है, स्वाभाविक है, विकसित है, जो राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के आत्मा के स्वभाव से विकसित होता है। प्लेटो स्पष्ट कहता है कि राज्य का जन्म बलूत के वृक्षों अथवा चट्टानों से नहीं होता बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्रों से होता है। स्पष्ट बात है कि राज्य का जन्म या राज्य का विकास राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की आत्मा और उनके चरित्र से होता है। तो राज्य के विकास को अगर समझना है तो हमको सबसे पहले व्यक्ति की, राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की आत्मा को समझना होगा। न्याय व्यवस्था का परिचय देते वक्त मैंने आपको स्पष्ट किया था कि प्लेटो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में होते हैं ये तीनों तत्व: तृष्णा, शौर्य और विवेक। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों तत्व होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की संरचना भिन्न भिन्न होती है। किसी व्यक्ति में तृष्णा का तत्व प्रमुख होता है, सक्रिय होता है, और ये दोनों तत्व यानी शौर्य और विवेक गौण होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ऐसे लोग समाज में उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। कुछ लोगों में शौर्य का तत्व प्रमुख होता है, सक्रिय होता है, तृष्णा और विवेक का तत्व गौण होता है। ऐसे लोग समाज में सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनमें विवेक का तत्व प्रधान होता है, सक्रिय होता है, और शेष दोनों तत्व गौण होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ऐसे लोग शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की व्यवस्था में यही शासक है, यही राजा है, यही दार्शनिक राजा है। यहाँ एक बात और समझना है कि अगर प्लेटो के आदर्श राज्य के विकास को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि आदर्श राज्य के विकास की प्रक्रिया में भी व्यक्ति के आत्मा के इन तीन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के आत्मा के इन तीन तत्वों के आधार पर ही राज्य के तीन तत्वों का विकास हुआ है। यानी व्यक्ति की आत्मा के ये तीन तत्व हैं: तृष्णा, शौर्य और विवेक। इन्हीं तीनों तत्वों के आधार पर राज्य के तीन तत्वों का निर्माण हुआ है। यानी व्यक्ति की आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर राज्य के तीन तत्वों का निर्माण हुआ है, राज्य के तीन तत्वों का विकास हुआ है। इसमें सबसे पहला तत्व है, जो मूलभूत तत्व है, वो तृष्णा का है, और तृष्णा के आधार पर जो पहला तत्व विकसित हुआ है राज्य का, वह है आर्थिक तत्व। कल्पना कीजिए, तृष्णा पर आधारित है ये आर्थिक तत्व। सबसे पहले आवश्यकता मनुष्य की क्या होती है? भोजन। पेट भरता है तब दूसरी आवश्यकता क्या होती है? तन ढकने की, कपड़ा। भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, तब तीसरी आवश्यकता क्या होती है? मकान की, सर पे छत हो।
धूप से, गर्मी से, बरसात से बचा जा सके। तो प्रारंभिक रूप से मनुष्य में तृष्णा का तत्व जन्म लेता है और इस तृष्णा के तत्व के आधार पर राज्य के आर्थिक तत्व का जन्म होता है, अर्थात उत्पादक वर्ग का जन्म होता है। और इस आर्थिक तत्व में मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के उद्देश्य से समाज में विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों का जन्म होता है। व्यावसायिक श्रेणियों का मतलब कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करने वाले समूहों का जन्म होता है। कुछ लोग खेती करते हैं, यानी अनाज का उत्पादन करते हैं, कुछ लोग बुनकर कपड़ा बनाते हैं, कुछ लोग मकान बनाते हैं, कुछ लोग बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग फर्नीचर बनाते हैं। अलग अलग समूह अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करता है और परस्पर सहयोग की भावना से यह कार्य करता है जिससे सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। और एक चीज यहाँ ये ध्यान देने वाली है कि एक श्रेणी जिस कार्य का संपादन करती है केवल अपने कार्य का संपादन करती है, दूसरे के कार्यों में का संपादन करने का प्रयास नहीं करती। यानी एक जैसे कपड़ा बना रहा है तो कपड़ा बनाता है, बर्तन बना रहा है तो बर्तन बनाता है, खेती कर रहा है तो खेती करता है। तो इससे क्या होता है, उसमें विशेषज्ञता और एक ही कार्य को लंबे समय तक करते रहने से कार्य दक्षता का विकास हो जाता है। उस कार्य में वह दक्ष हो जाता है जिससे उस वस्तु का उत्पादन, यानी जब किसी कार्य में वह विशेषज्ञ हो जाता है, उसको दक्षता हासिल हो जाती है, तब वह उस कार्य को और अच्छी तरह से संपादित कर पाता है। इस तरह से पूरे समाज को लाभ होता है। एक समूह एक वस्तु का उत्पादन करता है और हर समूह परस्पर सहयोग के आधार पर, परस्पर लेन देन के आधार पर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस तरह से सबसे पहले आर्थिक तत्व तृष्णा पर आधारित उत्पादक वर्ग का जन्म होता है। जब मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो उसकी अन्य आवश्यकताओं का जन्म होता है और इन आवश्यकताओं की चलते सैनिक तत्व का विकास होता है जो शौर्य पर आधारित है और सैनिक वर्ग का निर्माण करता है। अब यहाँ सैनिक तत्व का जन्म किस आधार पर होता है कि अब उत्पादन कर रहे हैं तो और अधिक उत्पादन और अधिक विकास की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ बौद्धिक सांस्कृतिक परिमार्जन यानी बौद्धिक सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता महसूस होती है और जो कुछ हम उत्पादन कर रहे हैं, जो कुछ परस्पर सहयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस होती है। इन सभी आवश्यकताओं के लिए राज्य के विस्तार की आवश्यकता महसूस होती है। इन सभी आवश्यक यानी विकास के लिए, बौद्धिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए और सुरक्षा के लिए राज्य के विस्तार की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य से युद्ध आवश्यक हो जाता है। और जब युद्ध आवश्यक हो जाता है तो कुछ लोगों में शौर्य का तत्व प्रबल होता है, सक्रिय होता है और ऐसे लोग सैनिक तत्व, सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब जब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सांस्कृतिक और विकास सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो समाज में सुव्यवस्था कायम करने की जरूरत महसूस होती है, जिससे समाज में विवादों का निपटारा हो सके, किसी तरह का विवाद न रहे, समाज में व्यवस्था कायम रहे और हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस उद्देश्य से राज्य में विवेक पर आधारित दार्शनिक तत्व का जन्म होता है और इस विवेक पर आधारित दार्शनिक तत्व के आधार पर शासक वर्ग का जन्म होता है। विवेक का गुण क्या है? शत्रु और मित्र में भेद करने की क्षमता होती है, उचित और अनुचित का निर्णय करने की क्षमता होती है, सही और गलत पहचानने की क्षमता होती है। इसलिए इनके हाथ में शासन की बागडोर दी जाएगी जिससे ये अपने विवेक के आधार पर समाज की समस्त समस्याओं और विवादों का निपटारा करते हुए समाज में शांति और व्यवस्था कायम रख सकेंगे। प्लेटो कहता है सैनिक में भी विवेक होता है लेकिन वह सीमित मात्रा में होता है, अतः शासन का अधिकार
दार्शनिकों को ही सौंपा जाएगा। दार्शनिक विवेक के आधार पर नीतिशील विवेक करते हुए सही गलत का फैसला करते हुए समाज में न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करने में सफल होंगे। तो इस तरह से क्रमशः व्यक्ति की आत्मा के 3 तत्व तृष्णा, शौर्य और विवेक के आधार पर राज्य के 3 तत्वों का विकास होता है। आर्थिक तत्व, उत्पादक वर्ग, सैनिक तत्व, सैनिक वर्ग, दार्शनिक तत्व, शासक वर्ग। और इस तरह से यहाँ आकर प्लेटो के आदर्श राज्य के विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। संक्षेप में हम प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं की चर्चा कर लें। सारी चर्चा हो चुकी है, यहाँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। पहली विशेषता आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। प्रारंभ से यानी न्याय व्यवस्था के प्रतिपादन के समय से ही वह कहता चला आ रहा है कि जिन लोगों में विवेक प्रधान होगा वो दार्शनिक होंगे, और जिनमें विवेक प्रधान होगा और जो दार्शनिक होंगे वही शासन का काम अधिक अच्छे तरीके से संपादित कर सकेंगे। इसलिए प्लेटो का आदर्श राज्य ऐसा होगा जिसमें जो शासक है वो दार्शनिक होगा, जो राजा है वो दार्शनिक होगा, क्योंकि इसमें विवेक का तत्व प्रबल है। दूसरी विशेषता है कि यह व्यवस्था न्याय पर आधारित है। न्याय पर आधारित मतलब आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर, व्यक्ति के आत्मा के 3 गुणों के आधार पर व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण हुआ है। जिनमें विवेक प्रधान होगा वे शासन का कार्य करेंगे और शेष दोनों वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिनमें शौर्य प्रधान होगा वे केवल सुरक्षा का कार्य करेंगे और शेष दोनों वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिनमें तृष्णा प्रधान होगा वे केवल उत्पादन का कार्य करेंगे और शेष दोनों वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी न्याय व्यवस्था के पूरक के रूप में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों का उल्लेख किया है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। विवेक प्रधान शासक वर्ग, शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग और तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने आत्मा के गुण के आधार पर अपने लिए निर्धारित कार्य को करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही न्याय व्यवस्था है। चौथी विशेषता है कि यह कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है। यानी आप में किसी व्यक्ति की आत्मा में जो गुण प्रमुख है उस प्रमुख गुण के आधार पर ही अपने लिए निर्धारित कार्य को करे तो उस कार्य को ज्यादा अच्छे तरीके से संपादित कर सकता है। यानी जो आत्मा का गुण है उस गुण के आधार पर कार्य करे व्यक्ति तो वह उस कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपादित कर सकता है। तो आदर्श राज्य कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है। विवेक प्रधान व्यक्ति शासन का काम अच्छे से कर सकता है तो वो शासन का काम करेगा। शौर्य प्रधान सुरक्षा का कार्य अच्छे से कर सकता है तो वह सुरक्षा का कार्य करेगा, सैनिक के रूप में कार्य करेगा। और जिसमें तृष्णा प्रधान है वह उत्पादन का कार्य अच्छी तरीके से संपादित कर सकता है तो उत्पादन का कार्य करेगा। पांचवी विशेषता है कि एक अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था का प्रतिपादन प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में किया है, जिसका पूरा नियंत्रण राज्य के हाथ में होगा। राज्य इस शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करेगा जो 6 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक संचालित होगी। व्यक्ति अपने प्रयासों से कोई शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। राज्य के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वही शिक्षा लोगों को प्राप्त करनी। छठी विशेषता संरक्षक वर्ग के लिए, शासक और सैनिक के लिए संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था है। यानी जो शासक हैं और सैनिक हैं जिन्हें संयुक्त रूप से उसने संरक्षक वर्ग का नाम दिया है, उनके लिए संपत्ति का निषेध है और निजी परिवार का निषेध है। यानी न तो वो संपत्ति रख सकते हैं और न ही उनका अपना कोई परिवार होगा।
सातवीं विशेषता यह है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में और स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए, यानी शासक वर्ग में स्त्री और पुरुष दोनों होंगे, केवल पुरुष नहीं। प्लेटो कहता है कि अगर राज्य की आधी आबादी स्त्री के रूप में घर की चार दीवारी तक कैद रहती है तो राज्य अपने आधे मानव संसाधन की क्षमता के सदुपयोग से वंचित रह जाएगा। इसलिए स्त्री और पुरुष शासक और सैनिक के रूप में समान रूप से कार्य करेंगे। आठवीं विशेषता यह है कि यह सर्वाधिकारवादी राज्य है, यानी राज्य की समस्त अधिकार, समस्त शक्तियां, समाज की समस्त शक्तियां राज्य में निहित है। प्लेटो के आदर्श राज्य का उद्देश्य नैतिक है, वह आध्यात्मिक है। एक ऐसे समाज, एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जिसमें जो दार्शनिक है वो आइडिया ऑफ गुड यानी परम सत्य को जानने का प्रयास करेगा और परम सत्य को जानकर उससे पूरे समाज को लाभान्वित करने का प्रयास करेगा। समाज में तीन वर्ग होंगे, शासक, सैनिक और उत्पादक। ये तीनों वर्ग, इन तीनों वर्गों में से कोई भी वर्ग अपने लिए कार्य नहीं करेगा, बल्कि हर वर्ग अपने यानी समाज के लिए कार्य करेगा, तीनों वर्गों के लिए कार्य करेगा, संपूर्ण समाज के लिए कार्य करेगा। शासक विवेक के आधार पर समूचे समाज के लिए शासन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, सैनिक अपने शौर्य के आधार पर समूचे समाज के सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और उत्पादक अपने तृष्णा के आधार पर समूचे समाज के लिए उत्पादन का कार्य करेगा। 10वीं विशेषता यह है कि राज्य का हित प्लेटो के आदर्श राज्य में सर्वोपरि है, यानी राज्य प्रमुख है, व्यक्ति गौण है। राज्य सर्वोपरि है और व्यक्ति उसका एक हिस्सा, एक अंग मात्र। ये प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं रही हैं। अब हम इनके संक्षेप में ही कुछ जो आलोचनाएं की जाती हैं और आप स्पष्ट रूप से स्वयं इसको देखेंगे और समझेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचनाएं की जाती हैं उनमें पहली है कि इस आदर्श राज्य में विधि यानी कानून की अवहेलना की गई है। यहाँ कानून क्या है? कानून या संविधान नहीं है, शासक का जो विवेक है वही संविधान है और वही कानून है। शासन का संचालन कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर नहीं, बल्कि दार्शनिक के विवेक के आधार पर हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण आलोचना है कि इसमें जो राजा है, शासक है, दार्शनिक है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, क्योंकि प्लेटो यह मानकर चलता है कि दार्शनिक राजा विवेक के आधार पर कार्य करेगा तो वो कभी गलत करेगा ही नहीं, इसलिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। आदर्श राज्य के जो साधन हैं वो अव्यावहारिक हैं, उनको व्यवहार योग्य नहीं समझा जा सकता, उनको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। जिसमें पहला साधन है शिक्षा की व्यवस्था, बहुत लंबी है। जो सैद्धांतिक शिक्षा है 6 साल से 35 साल तक, और वो भी केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। उसके बाद 15 साल की व्यवहारिक शिक्षा है, यानी 50 साल तक शिक्षा अव्यावहारिक, व्यवहार योग्य नहीं है। दूसरी है संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था, इसे भी हम व्यवहार में नहीं ला सकते, न प्लेटो के समय में इसे लागू किया जा सका और न ही कभी लागू किया जा सकता है। चौथी आलोचना की जाती है कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की अवहेलना की गई, यानी व्यक्तित्व बलिदान हो जाता है। राज्य का हित सर्वोपरि है और राज्य सर्वोपरि है, राज्य प्रमुख है, व्यक्ति का अपना अस्तित्व राज्य हित में बलिदान हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। पांचवी जो आलोचना की जाती है कि शिक्षा में, जैसा कि मैं शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने साहित्य और संगीत के कुछ विषयों पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षा और संगीत मन की अभिव्यक्ति है और उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
छठी आलोचना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लेटो की पूरी व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, सरकार का संचालन यानी राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में दो चीजें कार्य करती हैं, एक शासन और एक प्रशासन। एक राजनीतिक व्यवस्था जो शासन का कार्य करती है और एक नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के नीतियों को लागू करने और क्रियान्वित करने का कार्य करती है। लेकिन प्लेटो के इस आदर्श राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सातवीं आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने विवेक पर अधिक बल दिया है, विवेक को अधिक महत्व दिया है, जो कि उचित नहीं है। विवेक का तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि सब कुछ उसी को सौंप दिया जाए, सब कुछ उसी के ऊपर डाल दिया जाए। एक आलोचना और की जाती है कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है, राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, समाज में सहभागिता और भागीदारी के संदर्भ में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है, उसे विशेष अधिकार नहीं दिए। एक आलोचना इसका विशेष महत्व नहीं है, इसको हम अरस्तु की तुलना में प्लेटो की प्रगतिशीलता मानते हैं, लेकिन ये आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने यूनान में प्रचलित दास प्रथा पर कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया है, अपने आदर्श राज्य में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, जबकि प्लेटो के समय में यूनान की आर्थिक व्यवस्था के संचालन में दासों का महत्वपूर्ण योगदान होता था, लेकिन प्लेटो ने इसका कोई उल्लेख अपने आदर्श राज्य में नहीं किया है। प्लेटो की अरस्तु द्वारा भी कुछ आलोचना की गई है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अरस्तु द्वारा भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। इनमें पहली आलोचना साम्यवाद के संदर्भ में है। संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद दोनों मानव की मूल प्रकृति के विरुद्ध है, मानव के मूल स्वभाव के विरुद्ध है, उचित नहीं। दूसरी आलोचना है कि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व बहुलता है, एकता नहीं। राज्य में विविधता होती है, राज्य को एक परिवार में नहीं बदल सकते आप। राज्य के लोगों में वैचारिक विविधता होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है और अन्य तरह की विविधताएं होती हैं, उनमें पारिवारिक एकता संभव नहीं है और इसी बहुलता के आधार पर राज्य अपने अस्तित्व और अपने जो कार्य हैं उनका संपादन करता है। तीसरी आलोचना अरस्तु ने की है कि प्लेटो निचले वर्ग, विशेष रूप से उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करता है, जो कि उचित नहीं है। प्लेटो की इस समूची व्यवस्था में उत्पादक वर्ग शिक्षा से, शासन से, समाज में अपनी सहभागिता से उपेक्षित रहता है, जो कि उचित नहीं है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी अपनी एक कल्पना है, न तो वो अपने जीवन काल में इस आदर्श राज्य को क्रियान्वित कर पाया और न ही उसके बाद इस आधार पर प्लेटो के विवेक, शौर्य और तृष्णा के आधार पर जो राज्य की उसने कल्पना की थी, आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उस प्रकार का कोई आदर्श राज्य स्थापित हो पाया। धन्यवाद।